नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। कोविड मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक 1 अप्रैल से टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह को साफ रखें। और अब एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच शिखर वार्ता। दोनों देशों के बीच वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी समेत 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। भारत ने बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस और 12 लाख वैक्सीन की दी सौगात। अस्थिरता, आतंकवाद और अशांति के बजाय विश्व में स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं भारत बांग्लादेश। ओराकांडी में मठुआ समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। कहा, कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने साबित की अपनी क्षमताएं। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों के लिए 80% से ज्यादा और असम की 47 सीटों के लिए 72% से अधिक मतदान। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने की जरूरत। एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोह में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। संसद के कामकाज में बार बार रुकावट और चर्चा की गिरते स्तर पर जताई चिंता। विधायिका में समय के सकारात्मक इस्तेमाल पर जोर। और देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। 46 जिलों में निगरानी बढ़ाने के साथ परीक्षण और टीकाकरण अभियान तेज करने का निर्देश। पिछले 24 घंटों में सामने आए 62,000 से अधिक नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के आखिरी दिन आज ढाका में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की संयुक्त अध्यक्षता में हुए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हुए इन समझौतों में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के मामले शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में इसके अलावा स्वास्थ्य, आपसी व्यापार, संपर्क, ऊर्जा और विकास में सहयोग समेत कई अन्य आपसी और क्षेत्रीय मुद्दे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बांग्लादेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में मदद के तौर पर 109 एम्बुलेंस तोहफे के बतौर दी हैं। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना को 12 लाख कोविड वैक्सीन का गिफ्ट भी पेश किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ व्यक्तिगत तोहफे भेंट किए। दोनों नेताओं ने बाद में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती पर संयुक्त रूप से डाक टिकट और चांदी और सोने के सिक्के जारी किए। भारत तोहफे के रूप में काठीबारी में रविंद्र भवन के विस्तारित निर्माण भी करेगा। यह भी तय हुआ कि पश्चिम बंगाल के नादिया शहर को बांग्लादेश के मुजीबनगर से सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस सड़क का नाम स्वाधीनता मार्ग रखा जाएगा। जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच एक नई रेल सेवा भी शुरू की जाएगी। इस रेल सेवा का नाम मिताली एक्सप्रेस रखा गया है। दोनों नेताओं ने 3 बॉर्डर हाट का भी उद्घाटन किया। भारत के उत्तर पूर्व में कई इलाकों के लोग भी लाभान्वित इससे होंगे। भारत अपने पड़ोसी पहले की नीति के तहत बांग्लादेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा उसी का प्रतीक है। Some discussions on how we could preserve the legacy and spirit of 1971, commerce and connectivity, cooperation in water resources, security, defense, power and energy, and new areas like artificial intelligence, environment, societal applications of nuclear energy, etc. Lots of different areas, but also new areas, which is very important in our what our Prime Minister called Nayi Urja, Nayi Gati, new energy, new path. People connectivity. The two sides have also agreed to start a new passenger train service, which is called Mithali Express, between New Jalpaiguri and Dhaka, starting from Dhaka cantonment, on the recently restored Chilahati Haldibadi rail link. As you know, in December, the two Prime Ministers inaugurated this fifth of the six rail links that existed prior to 1965. It's a very important rail link that connects North Bangladesh with North Bengal in the state of West Bengal. And starting this passenger service really is a recreation of what used to happen before 1965. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के आखिरी चरण में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद को दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापक सहयोग से अवगत कराया। बांग्लादेश के दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओराकांडी के मतुआ समुदाय के वो मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। ओराकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही दुनिया को अपनी प्रगति के जरिए आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। दोनों राष्ट्र अस्थिरता, आतंक और अशांति के बजाय दुनिया में स्थिरता, प्रेम और शांति देखना चाहते हैं। आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचांद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दोनों देशों का साथ मिलकर हर चुनौती का मुकाबला करना जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य है। यही इन दोनों देशों के करोड़ों लोगों के कल्याण का मार्ग है। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे। भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। साथियों, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश इसमें सह यात्री है। वहीं बांग्लादेश आज दुनिया के सामने विकास और परिवर्तन का मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है और इन प्रयासों में भारत आपके साथ है। साथियों, भारत आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश में इसमें सहोयात्री है। वही बांग्लादेश आज दुनिया के सामने विकास और परिवर्तन का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है।
और इन प्रयासों में भारत आपका सहोयात्री है। मुझे विश्वास है श्री श्री हरिचांद देव जी के आशीर्वाद से, श्री श्री गुरुचांद देव जी की प्रेरणा से हम दोनों देश 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण कालखंड में अपने इन साझा लक्ष्यों को हासिल करेंगे। भारत और बांग्लादेश प्रगति और प्रेम के पथ पर दुनिया का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी काली का आशीर्वाद लेकर बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने सतखीरा में जशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां से यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में इस कोरोना संकट से मुक्ति दिलाएं। पौराणिक परंपराओं के मुताबिक ये 51वें शक्ति पीठों में से एक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देवी काली पर चांदी और सोने से बने मुकुट अर्पित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने मंदिर के समीप एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अनुदान की घोषणा भी की। इस सामुदायिक केंद्र में समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के लिए आश्रय की व्यवस्था होगी। काली पूजा और मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले के दौरान यहां श्रद्धालुओं को शरण दी जाएगी। इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हाँ, मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं। बांग्लादेश यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज जिले के तुंगीपाड़ा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे विदेशी राजाध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने बंगबंधु के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उनकी समकक्ष बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने मकबरा परिसर में आगंतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने लिखा, बंगबंधु का जीवन बांग्लादेश के लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष और अपने अधिकारों, समावेशी संस्कृति और उनकी पहचान के संरक्षण का प्रतीक है। और खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Do you know through which article the centre can take executive and legislative powers of a state? Your options are A. Article 356, B. Article 351, C. Article 372 and D. Article 391. See the correct answer tonight at 9:30 p.m. only on Rajya Sabha Television. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान किया है। जाने माने शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोह के सिलसिले में हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने संसद के कामकाज में बार बार रुकावट डाले जाने और चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की। साथ ही कुछ विधानसभाओं में हाल में हुई घटनाओं को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में रुकावट का मतलब चर्चा, लोकतंत्र और देश को
रोकना है। उपराष्ट्रपति ने सदन में चर्चा के जरिए विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं को 21वीं सदी की मांगों को पूरा करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के कार्यों में जनता की अपेक्षाओं की झलक होनी चाहिए। It is not only Rajya Sabha. We are seeing in different legislatures what happened in Karnataka from the first time. What happened even here also earlier. What happened latest in Bihar. What happened even in upper house or lower house sometimes. It's really disheartening. If that trend continues, people will be disillusioned. Disruption means derailing. Derailing the debate in Parliament is derailing democracy, derailing the nation, which has got such a great potential. This has to be understood by all. और आइए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों की। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग का काम पूरा हो गया। इस दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन कुल मिलाकर माहौल शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पहले चरण में 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें से ज्यादातर सीटें कभी नक्सल प्रभावित इलाके रहे जंगल महल में रहीं। पुरुलिया में सभी 9 सीटें, बांकुड़ा में 4, झारग्राम में 4, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6 सीटें और पूर्वी मेदिनीपुर में 7 सीटों पर कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया गया। 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की करीब 730 टुकड़ियों को तैनात किया गया था। इस चरण में 21 महिलाओं समेत कुल 191 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बीजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जबकि एक सीट पर बीजेपी की सहयोगी एसजेएसयू ने उम्मीदवार उतारा था। तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। जौनपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार के नामांकन अस्वीकार होने के बाद पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रही थी। वहीं कांग्रेस, वाम दल और गठबंधन सहयोगी इंडियन सेकुलर फ्रंट संयुक्त मोर्चे के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। आज जिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, उनमें तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री शांतिराम महतो और अभिनेत्री जून मालिया, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता नेपाल चंद्र महतो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुशांत घोष, पूर्व सांसद पुलेन बिहारी बस्के, देबरीना एम्ब्राम और बीजेपी के पूर्व सांसद नरहरि महतो शामिल हैं। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। पहले चरण के तहत असम की 47 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हुई। इस चरण में 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस चरण में 23 महिलाओं समेत कुल 264 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। पहले चरण में कांग्रेस ने 43, असम जातीय पार्टी ने 41, बीजेपी ने 39 और एजीपी ने 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। वहीं 78 निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे थे। मतदान में कोविड-19 संबंधी सुरक्षात्मक उपायों का सख्ती से पालन किया गया। मतदान केंद्रों पर अनिवार्य रूप से सैनिटाइजेशन और मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग का विशेष तौर पर इंतजाम किया गया था। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में अपने गृहनगर के आदर्श मतदान केंद्र पर मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में मुख्यमंत्री सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा समेत कई मंत्रियों और नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला होना था। कई मतदान केंद्रों पर पहले मतदाता का स्वागत पौधा और असम का पारंपरिक गमछा देकर किया गया। पहले चरण में सुरक्षा बलों की कुल 300 कंपनियों को तैनात किया गया था। ऊपरी असम और ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तटीय 12 जिलों में 11,500 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। महिला कर्मचारियों ने 479 मतदान केंद्रों पर खास तौर से मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई। इस बार 3 मुख्य गठबंधन चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में असम गण परिषद शामिल है। अन्य गठबंधनों में यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल और कांग्रेस के नेतृत्व में महाजोट शामिल है। महाजोट या ग्रैंड अलायंस में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। राष्ट्रपति की मंगलवार को बाईपास सर्जरी हो सकती है। राष्ट्रपति सचिवालय के मुताबिक आज दोपहर उन्हें एम्स में शिफ्ट किया गया। जांच के बाद डॉक्टरों ने राष्ट्रपति को एक नियोजित बाईपास प्रक्रिया से गुजरने की सलाह दी है, जो 30 मार्च की सुबह होने की संभावना है। राष्ट्रपति का स्वास्थ्य अभी स्थिर है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल गए थे। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति की हालत फिलहाल स्थिर है और आगे की जांच के लिए उन्हें एम्स भेजा जा रहा है। और कोविड से जुड़ा कुछ अपडेट। देश के कई राज्यों में कोविड के दैनिक नए मामलों में वृद्धि जारी है। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। केंद्र ने राज्यों से 5 कदमों पर रणनीति बनाने के लिए कहा है। इसमें कोविड परीक्षण में वृद्धि, प्रभावी आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य कर्मियों की वृद्धि, लोगों से कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करवाना और वैक्सीनेशन के लिए लक्षित दृष्टिकोण शामिल है। इन राज्यों में कोरोना से प्रभावित 46 जिलों की पहचान की गई है, जहां वो कोविड प्रसार पर रोक लगाने के लिए कड़े नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है। मार्च के महीने में इन 46 जिलों में कोविड के 71% मामले सामने आए हैं और 69% मृत्यु दर्ज की गई है। इनमें महाराष्ट्र के 36 जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। देश भर में कल कोरोना वायरस संक्रमण के 62,258 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,19,08,000 से ज्यादा हो गई है। ये इस साल की अब तक की सर्वाधिक संख्या है। हालांकि अब तक 1,12,95,000 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 94.84% है। पिछले 24 घंटों में 30,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। देश में अब कोविड का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,52,000 से ज्यादा है। ये संक्रमण के कुल मामलों का 3.8% है। 80% दैनिक नए मामलों के साथ महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश भर में दर्ज कोविड के नए मामलों में इन 6 राज्यों का योगदान 79.57% है। और इस बीच देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। देश में अब तक 5,81,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को 26 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2,64,00,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों, 61,72,000 कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 80,96,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज और 51,44,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 87,52,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक और 35,39,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कुछ और अहम खबरें। मिस्र की स्वेज नहर में फंसे विशाल कंटेनर जहाज की वजह से वैश्विक नौवहन प्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नहर के उत्तर और दक्षिण तटों पर 200 से ज्यादा मालवाहक जहाज खड़े हैं और रोजाना लगभग 60 और जहाज इन तटों पर पहुंच रहे हैं। भारत ने नहर का परिवहन बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए 4 सूत्रीय योजना बनाई है। इसमें कार्गो की प्राथमिकता वाले सामान का परिवहन, माल भाड़े की दरों में बदलाव, बंदरगाहों के लिए सलाह और जहाजों के दूसरे मार्ग का चुनाव भी शामिल है। वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स डिवीजन के विशेष सचिव पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये योजना तैयार की गई। योजना के मुताबिक भारतीय निर्यात संघ, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जहाज पर विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की संयुक्त रूप से पहचान करेंगे और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे भेजने के लिए जहाज कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस काम के लिए मौजूदा अनुबंधों के अनुसार ही माल वहन दरें ली जाएंगी। कंटेनर शिपिंग लाइंस एसोसिएशन CSLA ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर डिजिटल शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन का मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के आर्थिक लाभ और महत्व को उजागर करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल से विश्व के नेताओं के 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, जिसमें वो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के अमेरिकी लक्ष्य की रूपरेखा पेश करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये ग्लासगो में इस साल नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के प्रयासों को गति देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। ये उनके मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। कार्यक्रम की इस साल की तीसरी कड़ी के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने विचार और रोचक विषय साझा करने की अपील भी की थी। मन की बात कार्यक्रम की 75वीं कड़ी की शुरुआत कल सुबह 11 बजे होगी। साल 2014 से इस कार्यक्रम का हर महीने आखिरी रविवार को प्रसारण किया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोविड महामारी से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। संसद टीवी आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक 1 अप्रैल से टीका जरूर लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथ और मुंह को साफ रखें। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।